हरियाणा विधानसभा चुनाव में 4 दिन बाकी हैं। 5वें दिन वोटिंग होगी और जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं वो कहां से जीत सकते हैं या फिर वो किन का खेल बिगाड़ सकते हैं। क्या वो बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे या किन सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे, इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे इस तरफ अविनाश सैनी जी बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मेरे सीधे हाथ की तरफ कुलदीप कुमार बैठे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं मासकॉम के। दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये किन सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट को किसके लिए मुश्किल मानते हैं या कहां पर सेफ सीट इनको नजर आती है। अविनाश जी से शुरुआत करते हैं। सर राम राम। जी राम राम। क्या लग रहा है चुनाव में निर्दलीय कहां खड़े हैं? देखो, जहाँ तक निर्दलियों की बात है तो इस बार ऐसा लगता है कि जो हर बार वैसे ही पिछली बार भी काफ़ी संख्या में निर्दलीय जीत के आए थे, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिला था सरकार बनाने में। लेकिन इस बार ये लगता है कि निर्दलियों की संख्या कुछ ज़्यादा है, और वो निर्दलीय वो हैं जो या तो कांग्रेस के बागी हैं या फिर बीजेपी के बागी हैं। उन पार्टियों से उनको टिकट नहीं मिली तो वो निर्दलीय खड़े हो गए। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो निर्दलीय खड़े होने की बजाय उनको किसी पार्टी ने टिकट दे दिया। जैसे वो कांग्रेस के बागी थे या बीजेपी के बागी थे तो उनको आम आदमी पार्टी ने या इनेलो ने उनको टिकट दे दिया। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं। ऐसी लगभग 20 एक सीट ऐसी बनती हैं, ऐसी चर्चा है हरियाणा में कि लगभग 20 एक सीट है जहाँ पे वो बहुत ही प्रभावशाली भूमिका में है और कोई ना कोई वो रोल वहाँ पे निभा सकते हैं, निभाएंगे। बिल्कुल। ओपनिंग स्टेटमेंट आपकी भी, फिर सीटों पर बात करेंगे। सन्नी सर ने बिल्कुल सही कहा कि हरियाणा में जो अब की बार निर्दलीय है, मुझे लग रहा है कि 5 से 7 का नंबर ऐसा होगा जो निर्दलीय जीत कर आएंगे। और कहीं ना कहीं क्योंकि मोस्टली अगर हम देखें बीजेपी की एक स्ट्रेटजी भी है जिसकी चर्चा आम है, ऐसी कोई मैं ये बात नहीं बता रहा हूँ जिसको पता नहीं है। बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि जो कैंडिडेट उनके नहीं जीत रहे थे उनकी टिकट से उन्होंने निर्दलीय मैदान में उतारा है। हालांकि आप डायरेक्ट तौर पे नहीं कह सकते बीजेपी के स्पोर्टिंग उम्मीदवार है, लेकिन आप उनका चुनाव प्रचार देखोगे तो आपको लगेगा कि वो उनके जो वर्कर है वही उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि अब की बार निर्दलीय जो उम्मीदवार होंगे वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। अविनाश जी, सबसे पहले ये बात करते हैं कि कौन ऐसे हैं कि आज के दिन 4 दिन पहले ही ये लग रहा है कि ये निर्दलीय कैंडिडेट क्लियरली सीट निकाल रहे हैं। देखो, जब आपने कहा कि ये वीडियो बनानी है तब से मैंने इस पे एक रिसर्च करने की कोशिश की, एक पूरी लिस्ट निकाली, पूरी 90 की 90 जो विधानसभा सीट है उनका आकलन किया। तो जो एक शुरुआत में एक वेग स्टेटमेंट होती है ना कि जी बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा जीत रहे हैं, जब उनको नफ़ा नुकसान और सारी चीज़ें फील्ड की उनकी रिपोर्टिंग देखते हैं तो मुझे लगता है संख्या तो बहुत कम है जो सीधे सीधे आज के टाइम पे जीतने की स्थिति में दिखते हैं। देखो, पहला नाम है सावित्री जिंदल जो हिसार से आती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही थी, वहाँ से उनको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ लिया। कमल गुप्ता के लिए वो बहुत नुकसानदायक है और बाकी सारे समीकरण भी जो हिसार के बनते हैं वो कमल गुप्ता के खिलाफ जाते हैं। सावित्री जिंदल वहाँ से बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और उनकी मतलब थोड़ा सा ये लगता है कि वहाँ पे गौतम सरदाना उससे पहले सावित्री जिंदल के अनाउंस करने से पहले उन्होंने फॉर्म भर दिया था, इसलिए वो खड़े हैं। तो थोड़ा सा ये है कि हो सकता मुकाबला होगा, वरना उनके लिए मुकाबले की जगह भी नहीं थी, वो बिना मुकाबले के जीत रही थी। तो एक तो नाम मुझे ये लगता है। दूसरा जो नाम लगता है जो अभी तक का जो स्थिति बनी हुई है वो है देवेंद्र कादियान जो कन्नौर से हैं। उनका भी ऐसा लगता है कि वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। रमेश कौशिक के भाई को उन्होंने टिकट दे दिया, दिनेश कौशिक को, देवेंद्र कौशिक को। और जो कादियान है, देवेंद्र कादियान है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। वो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, समाज सेवा के रास्ते से राजनीति में एंटर किया है। पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे, पिछली बार कट गई थी, चुप बैठ गए। इस बार क्योंकि 10 साल से लगातार पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे थे, फिर नहीं मिला तो 5 साल और कोशिश की तो 10 साल हो गए उनको। तो इस बार वो मैदान में खड़े हैं। और क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और ये जाट बहुल सीट है, तो इससे उनको लगता है कि अगर कुछ जाट वोटर जो हैं जो कांग्रेस से टूट के अगर उनकी तरफ आते हैं तो ये उनको फायदा हो जाएगा। जो कुलदीप ने अभी भी कहा कि जो बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है
कि उनके जो प्रोमिनेंट जाट चेहरे हैं, जो जिनके बारे में ये लगता है कि ये बीजेपी के टिकट से अगर लड़ेंगे तो इनके लिए मुश्किल होगी, ये निर्दलीय फिर भी जीत सकते हैं, तो उनको टिकट नहीं दिया। तो हो सकता है ये एक स्ट्रेटेजी भी हो, और हो सकता है ये जेन्युइन तरीके से उनका टिकट कटा हो, लेकिन वो इस समय पे मुकाबले में है और जीत की स्थिति में है। अगर कोई उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कोई बात अगर सामने नहीं आती है तो वो इस समय जीतने की स्थिति में है। मतलब 2 सीट मुझे क्लियर लगती हैं जीतने वालों में, मतलब हराने वालों में बहुत सारे हैं। अभी तक वैसे लोग, जैसे कोई भी पत्रकार हो या आम पब्लिक भी ये बोलती है कि निर्दलीय काफी जीत रहे हैं, वो काफी संख्या बस हवाबाजी बात सी थी, बिल्कुल क्लियर अभी ऐसा ही लगा मुझे। वो ऑन पेपर आते हैं तब समझ आते हैं तो समझ में आता है। कुलदीप, आपको क्या लग रहा है कौन सी सीटें बहुत क्लियरली, औरों पे बात अभी हम करें? मुझे लग रहा है कि जो 2 सीट तो वही है गन्नौर की, जो देवेंद्र कादियान की बताई सर ने, और उसका रीजन भी है क्योंकि 2 पंडित है कैंडिडेट है और 1 जाट कैंडिडेट है। तो 3 बेल्ट है जीटी रोड में, हम देखेंगे एक जमुना की तरफ, जीटी रोड और जमुना के बीच में, एक जीटी रोड और रेलवे लाइन के बीच में, और एक रेलवे लाइन से गोहाना की तरफ। तो गोहाना की तरफ जो है ना कि जाट बेल्ट है, वहाँ ज़्यादातर जाट मतदाता है, तो उनका कैंडिडेट है क्योंकि वो पंडित को देना नहीं चाहते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ गन्नौर के बारे में, अगर हुड्डा फैक्टर चला वहाँ, जिस तरीके से अभी सोनीपत की, रोहतक की एक सीट में मैं या हम जज्जर की बात करें, वहाँ कुछ सीटें फंसी हुई सीटें हैं। अगर सिर्फ ये हुड्डा फैक्टर चला लास्ट के दिनों में कि हम तो सिर्फ सीएम फेस देखेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा देखेंगे, अगर ये चला तो गन्नौर और राई है, तो ये दोनों सीटें जो है ना कि निकल सकती है कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल है, अगर हुड्डा फैक्टर चला तो देवेंद्र कादियान को भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अगर जाट मतदाता कांग्रेस पे या हुड्डा के फेस पे कंसोलिडेट हो जाए, देवेंद्र कादियान को वोट न करे, तो फिर कांग्रेस के जो वहां से कुलदीप शर्मा है और वो वहां से, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा इलेक्शन कुलदीप शर्मा का उठता हुआ नजर आ रहा है, तो एक कैंडिडेट जो अभी आज की अगर हम इस समय की बातचीत करें तो गन्नौर से देवेंद्र कादियान एज पे है। दूसरा सर ने बताया जो हिसार से सावित्री जिंदल है, उनको हल्का सा एज है। और तीसरी सीट जो मुझे लगती है पुंडरी की, अगर हम बातचीत करें सर, क्योंकि पुंडरी का अगर हम इतिहास देखेंगे तो मुझे नहीं लगता जो भी कैंडिडेट पार्टी से आया वो हारा। वहाँ की हिस्ट्री ये रही है कि वहां से निर्दलीय जीता है, कि कोई निर्दलीय जीता वो पार्टी में आ गया, फिर हार गया, फिर दोबारा से निर्दलीय गया तो फिर जीत गया। तो पुंडरी एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से निर्दलीय बनते हैं। अगर मैं पुंडरी के बारे में बातचीत बताऊं तो वहां से सतवीर भाना का नाम है जो सबसे आगे चल रहा है। तो पुंडरी विधानसभा से मुझे लग रहा है कि वहां से निर्दलीय सतवीर भाना जीतेंगे। और एक और सीट है अगर मैं बातचीत करूँ तो तिगांव की, तिगांव में भी जो ललित नागर है उसके बहुत ज्यादा चांस है जीतने के। तो मुझे 4 सीट लगती है अभी जो जीत के है। तो सर कुछ कमेंट करना जी। मैं इसमें एक तो जो गन्नौर की सीट की हमने बात की थी वो अभी तक की एज की बात की थी, लेकिन एक उड़ती उड़ती सी एक हवा और चली है गन्नौर में, और वो ऐसे चल रही है, वो धीरे धीरे फैल रही है। वो ये फैल रही है कि जो देवेंद्र कादियान क्योंकि होटल व्यवसाय से हैं, तो उनके होटल व्यवसाय में बहुत सारा नशे का कारोबार भी होता है। तो ये बड़ी इमोशनल सी बात लोगों के बीच में जा रही है। ये कितना नुकसान पहुंचाएगी उनको, क्योंकि ये टच करती है लोगों को। वो समाज सेवा के रास्ते से आए हैं तो उनकी छवि एक समाज सेवी की छवि है। अगर इस तरह का दाग उन पे लगता है तो मुझे लगता है उनके वोट कट सकते हैं। बिल्कुल, मुझे भी लगता है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया उनका, तो ये फैक्टर उन्होंने भी समझ में आया है, तो ये उनके लिए खराब कर सकता है, वहां पे चुनाव घुमा सकता है। जी। और 2 सीट और हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो जीत भी सकते हैं। उसमें एक है पानीपत शहरी से रोहिता रेवड़ी, बीजेपी की एमएलए थी, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। वो कुछ समय के लिए कांग्रेस में आई, हुड्डा साहब ने उनको कांग्रेस ज्वाइन करवाई, लेकिन कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दी, वहाँ पे बुल्ले शाह को टिकट दे दी, तो वो निर्दलीय वो खड़ी हो गई। बीजेपी ने प्रमोद विज को वहां से उतारा है, और रोहिता रेवड़ी बहुत ही तिकोने मुकाबले में वो एज पे चल रही है, तो वो वहां से जीत भी सकती हैं। रोहिता रेवड़ी का ये चांस है। एक और जो सीट है वो भी पानीपत है, पानीपत ग्रामीण। पानीपत ग्रामीण में इंडियन नेशनल कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे विजय जैन, उनको टिकट नहीं मिली तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं। तो विजय जैन भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है, और कांग्रेस ने यहाँ पे सचिन कुंडू को टिकट दी है, बीजेपी ने महिपाल ढांडा को
टिकट दी है जो पहले यहाँ पे थे। तो इस हिसाब से मुझे लगता है ये भी तिकोना मुकाबला है और तिकोने मुकाबले में विजय जैन की स्थिति बहुत अच्छी है। बिल्कुल, इसमें आप जोड़ना चाहेंगे। और अविनाश जी, इसके बाद हम उन सीटों पर बात करेंगे जो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी और जी। कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगी। आप इस पर बिल्कुल सर ने सही कहा कि जो पानीपत सिटी है और पानीपत रूरल है, अभी हम उनको बिल्कुल क्लियरली ये नहीं बोल सकते कि वहाँ जो है कि कांग्रेस बीजेपी पार्टी को एज है। रोहिता रेवड़ी और विजय जैन है वहाँ जो है कि बिल्कुल समीकरण बिगाड़े हुए हैं। और इसी तरीके से अगर हम बातचीत करें, कुछ और सीट ऐसी है, अगर हम उचाना की बातचीत करें तो उचाना में जो दुष्यंत चौटाला है वो तो अभी फाइट से बिल्कुल बाहर है। लेकिन जो 3 कैंडिडेट है, ब्रिजेंद्र सिंह है कांग्रेस की तरफ से, या हम देवेंद्र अत्री की बातचीत करें बीजेपी की तरफ से, और वीरेंद्र गोवड़िया, तो वहाँ भी बिल्कुल टसल चली हुई है। इसी तरीके से बरवाड़ा की सीट है, संजना सातरोड जो है वो भी जो कांग्रेस और बीजेपी की, क्योंकि जितनी वोटें संजना सातरोड ले जाएंगे वो कांग्रेस को वहाँ डेंट लगेगा, तो वहाँ से रणबीर गंगवा को उतना ही फायदा होगा। तो वो भी सीट फंसी हुई। अब इसमें ये भी नहीं कह सकते कि भाई रणबीर गंगवा को ही आ जाए, हो सकता है कि संजना सातरोड भी सीट निकाल सकते हैं क्योंकि 3-4 दिन बाकी है। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहाँ हम ये कह सकते हैं बिल्कुल फंसी हुई है, कांटे की टक्कर है। लगभग मुझे लग रहा है सर 10 से 15 सीटें ऐसी होंगी कि जहाँ फंसी हुई है बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए अब उन पे जाते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है बड़ौदा। बड़ौदा में कपूर नरवाल जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे वो निर्दलीय खड़े हो गए हैं और कांग्रेस ने यहाँ पे जो सिटिंग गेटिंग की जो नीति है उसके तहत जो अपने पुराने इंदुराज नरवाल थे उनको टिकट दी है और बीजेपी ने प्रदीप सांगवान को टिकट दी है। तो ये भी एक तरह से तिकोना सा मुकाबला बना हुआ है। कपूर नरवाल नुकसान पहुंचाएंगे हालांकि इंदुराज को, लेकिन वो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनकी अपनी एक फॉलोइंग है कपूर की, क्योंकि वो इनेलो से चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से और अच्छे वोट लेते रहे हैं। मतलब लेकिन मैं इस समय पे, हालांकि शुरू में जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो काफ़ी सहानुभूति उन्होंने अर्जित की थी, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं सभी जो यहाँ पे बैठे हैं कि सहानुभूति जब मिलती है एक बार तो बड़ा उबाल आता है, बहुत उठान उसका बनता है, लेकिन वो धीरे धीरे जब लोग सामान्य स्थिति पे पहुँचते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे माइल्यूट होती जाती है और कम होती चली जाती है, तो वो फिर सेटल होती है। अब सहानुभूति सेटल होने के बाद मुझे लगता है इंदुराज नरवाल फिर से मुकाबले में है और उनको एज है। ये सहानुभूति आखिरी के इन दिनों में मिले तो फायदा ज्यादा होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शुरू में मिली है और लोग फिर कई तरह की बात करते हैं कि ये तो कांग्रेस को हरवाएगा, कांग्रेस की अच्छा दूसरा ये है कि वो इस समय पे बोल भी कांग्रेस के खिलाफ ही रहे हैं, क्योंकि कुछ नेता जो हैं जो कांग्रेस के बागी थे वो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के बारे में नहीं बोल रहे, वो बीजेपी को ही डेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हम कांग्रेस को समर्थन देंगे, जीत गए तो इसलिए उनकी तरफ ये रहता है कि भाई इसको दे दो या इसको, कांग्रेस वाले को ना दो तो इसको दे दो, ये भी हमारा ही है। तो इनके साथ ये नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इनका जीतना मतलब क्वेश्चन मार्क उस पे लग गया है। नहीं, ये भी हो सकता है कि इन दोनों की लड़ाई में प्रदीप सांगवान कहीं सीट ना निकाल जाए। थोड़ा मुश्किल है। प्रदीप सांगवान उतने मजबूत कैंडिडेट नहीं है। उनके फादर जो हैं किशन सिंह सांगवान वो बहुत मजबूत नेता थे यहाँ के, वो सोनीपत से कई बार एमपी रहे हैं, 3 बार एमपी रहे हैं। वो इनेलो के चौधरी देवीलाल के बहुत ही नज़दीकी उनमें से थे, जो खास लोग होते हैं उनमें से, और उनके कहने पे ही वो बीजेपी ज्वाइन करी थी, लेकिन बाद में बीजेपी के ही हो गए वो, और फिर वो इनेलो के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़े और जीते भी। उनके बेटे हैं, ये राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थे तो उनको बड़ौदा से उतारा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा कोई डेंट डालेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या लग रहा है आपको, इस सीट पे बड़ौदा कौन निकाल सकता है? मुझे लगता है कि एज जो है इंदुराज को है। इसमें आप बड़ौदा सीट पे अगर बात, बड़ौदा बिल्कुल मुझे सेफ सीट लग रही है कांग्रेस के लिए। जिस तरीके से सर ने बताया कि जो इमोशनल सिंपैथी या जो भी उनको मिला था वो एक टाइम के लिए था, अभी वो नहीं है। क्योंकि आप देखोगे दीपेंद्र हुड्डा ने भी जाके कहा कि हम उन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देते जो पार्टी बदलते रहते हैं। हमारा जो इंदुराज नरवाल है वही सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, रशिया से पुतिन भी आ जाएंगे तो भी उनको नहीं तोड़ सकते, इस तरीके। और ये वो क्योंकि बड़ौदा की एक खास बात है, वहाँ
मोस्टली मोर देन 50% अप्रोक्सीमेट, लगभग सा 50% वहाँ जाट वोटर्स है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि हुड्डा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, पता है कि सीएम फेस है, हो सकता है कि सरकार बदल जाए, हरियाणा में वो मुख्यमंत्री बन जाए, और इंदुराज नरवाल के खिलाफ कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी या कुछ नहीं है। और दूसरी एक ये भी सिंपैथी है, क्योंकि वो बहुत कुछ दिन के लिए एमएलए बने हैं, बाई इलेक्शन हुआ था, तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो मुझे सेफ सीट लग रही है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल सर, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है अंबाला कैंट। अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा जो है वो कांग्रेस की बागी के तौर पे चुनाव में है। वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले वो और उनके पिता निर्मल सिंह दोनों ही कांग्रेस ज्वाइन की थी। पहले वो आम आदमी पार्टी में बड़ी हैसियत में थी। हालांकि शुरुआत में कांग्रेस के ही ये कैडर के लोग हैं, लेकिन बाद में उनको टिकट नहीं मिली थी। पिछले चुनाव में तो निर्दलीय लड़ी थी, कांग्रेस ने उनको बाहर निकाला, तो अब आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। फिर पिता पुत्री दोनों की दोनों कांग्रेस में आए, और कांग्रेस में आने के बाद इनके पिता जो हैं निर्मल सिंह, उनको अंबाला शहर से टिकट मिला कांग्रेस का। हालांकि ये माना जा रहा था कि चित्रा को यहाँ का मिलेगा, लेकिन वहाँ पे कुमारी शैलजा की चली, और उनके जो कैंडिडेट हैं, युवा नेता हैं परिमल परी जो हैं, तो उनको टिकट मिली है। वो यूथ कांग्रेस से आए हैं, काफ़ी स्ट्रगल करके आए हैं। अंबाला में अच्छा उनका रुझान है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर कैंडिडेट है। लेकिन क्योंकि चित्रा सरवारा वहाँ से आ गई हैं, चित्रा सरवारा का अपना एक बेस है, तो वो बहुत बड़ा डेंट वहाँ पे कांग्रेस को डाल रही हैं। पिछली बार भी चित्रा सरवारा अच्छी पोजीशन पे थी, शायद सेकंड पोजीशन उन्होंने ली थी, और इससे अनिल विज जीत गए थे। क्योंकि इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि चित्रा के आने से चित्रा तो हो सकता है ना जीते, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट हार सकता है। इससे अनिल विज जीत सकते हैं। मतलब कांग्रेस का खेल बिगड़ेगा, बीजेपी वहां से सीट निकालेगी। बिल्कुल बीजेपी सीट निकाल सकती है, ऐसा लगता है। वरना तो इस बार जो था अंबाला कैंट से अनिल विज का हारना 100% तय था। मतलब ऐसा माना जा सकता था कि वो हार रहे हैं, लेकिन चित्रा सरवारा के आने से त्रिकोणीय मुकाबला जो बना है, उससे ये लगता है कि अनिल विज सीट निकाल ले जाएंगे। कुछ कहना चाहोगे इस पर? देखो, बिल्कुल सर ने सही कहा। जो अनिल विज एक मास लीडर है, हम उनको कह सकते हैं। ये बात तो है, जब वहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे थे, कि अनिल विज जो है कि हर घर के व्यक्ति को जानते हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन भी करते हैं, और वो लोगों से मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उस सीट पे वो राजनीति कर रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि बीजेपी की अगर हम बातचीत करें, आज दूसरे नंबर के अगर हम कोई नेता माने तो अनिल विज है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। और चित्रा सरवारा आने के बाद उनके लिए जीतना काफ़ी आसान हो गया। तो मैं हल्का शायद यहाँ से अनिल विज को दे रहा हूँ, और अगर वो जीत जाएंगे तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। अगली सर बरवाड़ा पे बात करते हैं। बरवाड़ा पे अभी कुलदीप ने बात की है। संजना सातरोड काफ़ी मुकाबले को तिकोना बनाए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे हार जीत जो है वो रणबीर गंगवा और रामनिवास घोडेला के बीच में ही है। संजना सिर्फ वोट काटेंगी, और वोट काटेंगी कांग्रेस के, क्योंकि ये दोनों ही दोनों ही कैंडिडेट जो हैं कांग्रेस और बीजेपी के, ये पुराने कैंडिडेट हैं, दोनों एमएलए रह चुके हैं। जो बीजेपी के कैंडिडेट है रणबीर गंगवा, विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, उपाध्यक्ष, और नलवा से ये लड़ रहे थे। वहाँ पे इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इनको बरवाड़ा शिफ्ट कर दिया। रामनिवास घोडेला यहाँ से काफ़ी काम कर रहे हैं। उनका यहाँ से जीतना तय माना जा रहा था अगर गंगवा यहाँ पे नहीं आते तो, क्योंकि दोनों एक ही समुदाय से हैं, दोनों कुम्हार बिरादरी से हैं। कुम्हारों के बहुत ज़्यादा वोट हैं यहाँ पे, लेकिन इस वजह से, क्योंकि दोनों ही कुम्हार बिरादरी से हैं, तो कुम्हार साइलेंट है इस समय पे। मतलब अगर कुम्हार एक तरफ जाते हैं तो जिस तरफ जाएंगे वो जीत जाएगा, लेकिन अगर कुम्हार बंटते हैं और उसमें जो संजना सातरोड डेंट डालती है, तो इससे लगता है कि हो सकता है रामनिवास घोडेला को कुछ नुकसान हो जाए। फिर भी कांटे का मुकाबला यहाँ पे बना हुआ है दोनों के बीच में। मतलब अगर संजना खेल बिगाड़ेगी तो कांग्रेस का ही बिगाड़ेगी यहाँ पर भी। बिल्कुल, वो खुद जीतने की स्थिति में नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल। तोसाम की बात कर लेते हैं सर। तोसाम में बिल्कुल हॉट सीट है, और पोता और पोती दोनों सामने, भाई बहन एक दूसरे के सामने, और एक आदमी और है जो इन दोनों का खेल बिगाड़ सकता है, या किसका खेल बिगाड़ेगा? आपसे शुरू करते हैं। शशि रंजन परमार, उसकी बात कर रहे हो आप। और वो सबसे पहले व्यक्ति थे, जब टिकट कटी थी तो वो रोने लगे थे। और मुझे लगता है ये भी एक ट्रेंड आया था और उन्होंने शुरुआत करी, उसके बाद तो फिर इमोशनल ड्रामा इसमें होता रहा है।
नहीं, आप उससे ठीक कह सकते हो, लेकिन वो इमोशनल लेवल था, हम उसको ड्रामेटिक वे में नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से, उसका मैं कारण बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से वहाँ से तैयारी कर रहे थे और वो अच्छे कैंडिडेट थे, और अगर बीजेपी उनको टिकट देती तो वो बिल्कुल फाइट में आते। ये तो ऐसा हुआ लोकसभा चुनाव के बाद किरण चौधरी पार्टी में चली गई बीजेपी में, उनकी लड़की को वहाँ से टिकट मिल गई, नहीं तो उनकी टिकट बिल्कुल पक्की थी, उनकी टिकट कोई काटने वाला नहीं था, और उनकी कम्युनिटी में उनका काफ़ी अच्छा प्रभाव है और अच्छा वोट बैंक है उनका। तो अभी जो वो खेल बिगाड़ेंगे वो श्रुति चौधरी का खेल बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जितना भी वो डेंट करेंगे वो बीजेपी की वोट में डेंट कर रहे हैं। अगर बीजेपी उनको टिकट देते तो ऐसा हो सकता था कि तो शाम में अब की बार बाजी बदल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं, तो वहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन टफ फाइट अगर हम देखें तो अनिरुद्ध में और श्रुति चौधरी में है। बिल्कुल सर। जी, बिल्कुल ठीक कहा कुलदीप ने। शशि रंजन परमार एक्स एमएलए है और वो बीजेपी के उस वहाँ के कद्दावर नेता है, पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छे वोट उन्होंने लिए थे और वो बीजेपी को जीरो से लेके और इस लेवल तक लेके आए हैं कि बीजेपी जीतने की सोच सकती है वहाँ से तो शाम से, मतलब फर्श से अर्श तक बीजेपी को उन्होंने उठाया है, वहाँ पे इतनी मेहनत की है, तो उनका जो वोट कटा है उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और लोग जो वो उन्होंने भी जो प्रचार किया वो उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जो समुदाय के लोग हैं, समाज है, वो लड़ा रहा है मुझे, और वो मैदान में है और उनके मैदान से 100% श्रुति चौधरी को नुकसान है। श्रुति चौधरी हालांकि वहाँ से बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं, किरण चौधरी ने वहाँ पे काम बहुत करवाए हैं, विकास के बहुत काम हुए हैं, उनका रुतबा बहुत अच्छा है, और वो जब बीजेपी ज्वाइन की इसकी भी किरण चौधरी को ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि वो माहौल बना चुकी थी, एक ग्राउंड बनाया था उन्होंने कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में रहने नहीं दे रहे मुझे, मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, मेरी राजनीति खत्म कर रहे हैं, मेरे परिवार की राजनीति खत्म कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, तो वो कहाँ जाऊँ मैं, वो बीजेपी में आ गई, तो वो ये कह रही है मैं तो बीजेपी में मजबूरी में आई हूँ, तो इसलिए वो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इसके बावजूद ये है क्योंकि शशि रंजन परमार वहाँ से हैं और राजपूत समुदाय से हैं, राजपूत समुदाय बीजेपी के पक्ष का वो है और उनके अपने अच्छे खासे वोट हैं, दूसरे समुदायों में भी उनकी अच्छी खासी पैठ है, तो वो जितने वोट लेंगे उसका डेंट इनको लगेगा उस हिसाब से। बिल्कुल, और तो शाम तो मैं कवर करके आया हूँ, वहाँ ऐसा ही है कि लोग जो ठाकुर समाज से जितने भी आते हैं वो ये है कि हम वोट बीजेपी को देना चाहते हैं, लेकिन शशि रंजन को क्योंकि टिकट नहीं मिला तो हम उनको देंगे, अब हमारे दिमाग से बीजेपी निकल गई है, उनको हमें वोट देना है। बिल्कुल सर, आगे अनिरुद्ध चौधरी को इस हिसाब से एज बनता है, वो जीत सकते हैं यहाँ से अभी, लेकिन तिकोना मुकाबला हम कर सकते हैं, और या हम कहें तो श्रुति और अनिरुद्ध में ही मुकाबला बड़ा है, खेल शशि रंजन परमार किसका बिगाड़ते हैं उस पर यहाँ पर सीट डिक्लेयर होगी, जो जीत है वो डिक्लेयर होगी। आगे चलते हैं सर, बहादुरगढ़ चलते हैं। बहादुरगढ़ में राजेश जून जो भतीजे है और चाचा इनके कांग्रेस में है राजेंद्र जून, वो सिटिंग गेटिंग के हिसाब से उनको टिकट मिली। राजेश जून काफ़ी यंग हैं और मेहनत कर रहे थे, टिकट के प्रबल दावेदार थे, बताते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया था, की लगा के दिया, लगा दी थी कि तुम तैयार रहो, इस बार टिकट तुम्हारा है, लेकिन टिकट नहीं मिला, निर्दलीय खड़े हो गए। वो कह रहे हैं कि मैं जीत गया तो कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा, अच्छी पोजीशन में है, मुकाबले को तिकोणीय उन्होंने बना दिया है। इसमें यह हो सकता है कि दोनों जाट कैंडिडेट हैं और तीसरे जाट कैंडिडेट एक और हैं जो नफे सिंह राठी जिनका मर्डर हो गया था, उनकी पत्नी जो है वो इनेलो की तरफ से खड़ी हैं, उनका अपना एक पेट वोट बैंक है यहाँ पे, तो वो भी बटेगा। अगर इस तरह से तीनों में जाट जो मतदाता है अगर बट जाते हैं तो यहाँ पे बीजेपी के हाथ सफलता लग सकती है, क्योंकि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो उनके भाई जो है नरेश, वो पहले एमएलए यहाँ पे रह चुके हैं, तो उनको टिकट नहीं दी क्योंकि उनके खिलाफ थोड़ा माहौल था, उनके भाई को टिकट दी थी तो एक बार तो नाराजगी हुई उनकी भी, लेकिन बाद में वो मान गए कि ठीक है घर की घर में ही टिकट है। तो इस तरह से जो ब्राह्मण वोटर है वहाँ का और जो नॉन जाट वोटर है वो अगर इकट्ठा होता है और जाट वोट बढ़ते हैं तो बीजेपी को फायदा हो सकता है इन दोनों के खड़े होने से। अगर इनमें से एक खड़ा होता
या कांग्रेस का कैंडिडेट हो यहाँ पे होता, ये ना खड़े होते तो कांग्रेस जीत सकती। बिल्कुल राजेश जून जो है वो राजेंद्र जून को नुकसान पहुंचाएंगे और दिनेश कौशिक वहां से अगर मुकाबला इस तरीके से हुआ तो जीत सकते हैं। सर इसी पर बिल्कुल सही कहा सर ने, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और बहादुरगढ़ की सीट फंसी हुई है, अगर इसके बराबर में हम जाए बादली की भी सीट फंसी हुई है, तो ये दोनों सीट फंसी हुई है। कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल है यहाँ, अगर हुड्डा फैक्टर क्लियर नहीं चला तो ये कांग्रेस के लिए यहाँ जो है ना कि अब की बार ये सीट गंवानी भी पड़ सकती है। जी सर अगली सीट पर सर हाँ बात जी। करते हैं। बादली की बात करें, बादली में अजीत सिंह जो हैं वो इस सारे खेल को बिगाड़ रहे हैं। वो पंचायती उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं। अच्छे गांव में उनका काफ़ी गांव में उनका रुतबा है, उनका रसूख है, तो इस वजह से वो कांग्रेस के वोट बैंक में डेंट डाल रहे हैं। और इस हिसाब से ये लगता है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो जो शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे, उनको ये था कि यहाँ से जीतना मुश्किल है, वो बहादुरगढ़ से जाना चाहते थे, अब वो मजबूत स्थिति में आ गए हैं ऐसा लगता है। तो मतलब पिछली बार वाला जो एक लग गया था कि नहीं जीत पाए वो अब की बार हो सकता है। हो सकता है वो होगा तो जो निर्दलीय जिनको हम कह रहे हैं तो खेल बिगाड़ने वाले, तो अजीत की वजह से होगा। बिल्कुल आगे चलते हैं सर, बादली पर कुलदीप ने पहले ही बात कर ली। जी जी। अब कुछ ऐसी सीट हैं जैसे राधा अलावत खड़ी है महम से, बीजेपी की नेता हैं, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रही थी, उनको टिकट नहीं मिली। उनके पति काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत बार बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं, इनेलो की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो नहीं जीते तो उन्होंने अपनी पत्नी को इसके लिए तैयार किया। उन्होंने इस बार ये सोचा था कि मैं तो जीत नहीं पा रहा हूँ, कम से कम इनको जिताएं, लेकिन टिकट नहीं मिली। टिकट नहीं मिला, वो चुनाव में खड़ी हैं। और उनके चुनाव में खड़े होने से मुझे ये लगता है कि जो बीजेपी कैंडिडेट है वो बहुत मजबूत नहीं है, वो पहले से ही मजबूत नहीं है, दीपक निवास हुड्डा, तो ये दोनों कुछ ना कुछ वोट तोड़ेंगे और उससे कोशिश ऐसी बनती है कि बलराम दांगी को कुछ डेंट लगे, कुंडू निकल जाए यहाँ से, तो ऐसा सा खेल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इन दोनों के। मतलब राधा अलावत वहां से कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है और जो बलराज कुंडू है वो जीत सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लग। आपका भी यही सोचना है यहाँ? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैम वो सीट है जिसमें डेली समीकरण बदलते हैं, मतलब कई बार हमें लगेगा कि बलराम दांगी जीत रहे हैं, फिर लगेगा कि बलराज कुंडू जीत रहे हैं, कई बार ये भी लगता है कि लोग कहते हैं कि राधा अलावत जीत रही है। तो वहाँ बिल्कुल ये बिल्कुल टफ है और हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये बताना। तो मुझे लग रहा है कि अभी मैं इस पे बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि बिल्कुल टफ फाइट है यहाँ। अभी 4 दिन है और काफ़ी चीज़ें बदलेंगी यहाँ। बिल्कुल सर, और भी कोई सीट है? हाँ बिल्कुल हैं, बहुत सारी सीटें हैं। इसके बारे में मैं बताऊं कि अभी तक का जो मुझे लग रहा है कि वो बलराम दांगी जो है वो एचपी है, और दोनों में कांटे का मुकाबला हालांकि है, तो राधा अलावत की वजह से कुछ नुकसान हो सकता है। एक नाम है प्रशांत सन्नी यादव रेवाड़ी, और दूसरा नाम है सतीश यादव। दोनों ही बीजेपी के ये बागी हैं, बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया। और लक्ष्मण यादव को वहाँ पे जो कोसली में विधायक थे, लेकिन कोसली में इस बार उनका ऐसा लग रहा था कि वो जीतना मुश्किल है, तो रेवाड़ी शिफ्ट हो गए। और उनके रेवाड़ी शिफ्ट होने के बाद जो वहाँ के कांग्रेस जो बीजेपी के वर्कर थे उनको टिकट कट गई। दोनों ही खड़े हैं, एक आम आदमी पार्टी से खड़े हैं सतीश, और दूसरे प्रशांत सन्नी जो हैं वो निर्दलीय खड़े हैं। दोनों ही बीजेपी का खेल निकालेंगे। और चिरंजीव यादव जो कैप्टन अजय के बेटे हैं, यहाँ की परंपरागत सीट है उनकी, और बहुत परंपरागत उनके वोट बैंक है, और मजबूत कैंडिडेट है। पहले भी अगर सीधी टक्कर होती तो भी वो मुकाबले में है, लेकिन बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाले बहुत लोग हैं। ये दो तो मुकाबले में खड़े हैं, तीसरे रणधीर कापड़ीवास हैं जो चुप हैं, वो भी टिकट मांग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही घराने जो हैं मुख्य तौर पे रणधीर कापड़ीवास का अपना रुतबा है, और जो कैप्टन अजय यादव है उनका रुतबा है। राव इंद्रजीत जो हैं
जो पूरे अहिरवाल के सर्वे सर्वा माने जाते हैं कि उनके हाथ में 11 विधानसभा सीटों की चाबी है, उनका रेवाड़ी में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है रोल। तो हालांकि वो लक्ष्मण यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जितवाने की कोशिश में है, लेकिन उनके अपने ही लोग जो हैं वो लक्ष्मण यादव को हराने पे लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है इससे बीजेपी का खेल बिगड़ेगा और जो चिरंजीव है वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर ने सही कहा कि क्योंकि लक्ष्मण यादव पहले कोसली से विधायक थे, उनको वहाँ शिफ्ट किया गया रेवाड़ी में, और मुझे लग रहा है कि ये सेफ सीट है कांग्रेस के लिए, यहाँ चिरंजीव सीट निकाल जाएंगे। बिल्कुल सर। और सीटें कोई? भिवानी की एक सीट है, भिवानी पे बहुत कम लोग बात करते हैं क्योंकि वहाँ ना मैं करूंगा खुल के सर, हाँ, पूरी रिपोर्ट तैयार किया हमने। हाँ, तो आपसे जानेंगे भिवानी के बारे में, क्योंकि भिवानी की बात इसलिए नहीं करते कि भिवानी में सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर नहीं है। वहाँ पे कांग्रेस ने, ये भिवानी एक सीट है ऐसी जिसपे कांग्रेस ने अलायंस किया और वहाँ पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो उम्मीदवार है ओम प्रकाश, उनको खड़ा किया है। तो उनके बारे में ये लगता है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, तो इसलिए हो सकता है वो टक्कर में ना हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, आप भी गए हैं, ये चींटी और हाथी की लड़ाई है और चींटी मजबूत दिखाई दे रही है। तो क्योंकि घनश्याम सराफ की अपनी कुछ चीज़ें हैं, वो अपने वेट में उनका नुकसान है। वो लगातार यहाँ से एमएलए बने हैं लेकिन बहुत निष्क्रिय से हैं, बहुत सुप्त सोते रहते हैं, आमतौर पे मीटिंगों में भी सोते हुए दिख जाते हैं। तो काफ़ी उनको लेके है, कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने करवाया नहीं। लेकिन एक वहाँ पे फेमस है ना, तो किसी को छेड़ता है ना कुछ कहता है, आराम से बैठा रहता है। हाँ, लेकिन ओम प्रकाश यादव है वो लगातार छेड़ते हैं। वो विकास के नाम पे, जन समस्याओं के नाम पे वो जो भी एमएलए बनता है उनको छेड़ते रहते हैं, वहाँ पे धरने प्रदर्शन करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं। तो उनका भी एक नाम है। लेकिन ये जो लड़ाई थी आमने सामने की, इस लड़ाई में एक तीसरा एक नाम है, वो है इंदु शर्मा। इंदु शर्मा कांग्रेस के एक नेता हैं, शिवशंकर भारद्वाज, उनकी बेटी हैं। भारद्वाज पहले कांग्रेस में नहीं थे, मतलब वो रूठे हुए थे, उनको कांग्रेस में लाया गया, कांग्रेस में आए, उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनको लगता था कि उनकी ये सीट है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। हालांकि वो ओम प्रकाश को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके मंच पे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस क्योंकि सपोर्ट कर रही है और मैं कांग्रेस का डेडिकेटेड वर्कर हूं, तो मैं भी ओम प्रकाश को सपोर्ट करता हूं। लेकिन उनकी बेटी जो है, उन्होंने आम आदमी पार्टी से पर्चा भर दिया, तो उस वजह से मुझे लगता है ब्राह्मण समुदाय से हैं, तो ये दोनों तरफ डेंट कर सकती हैं। ये घनश्याम सराफ को भी बड़ा डेंट कर सकती हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण समुदाय है वो बीजेपी के पक्ष में माना जाता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इंदु शर्मा दोनों तरफ नुकसान करेंगी, लेकिन ज्यादा बीजेपी को करेंगी। बिल्कुल सर, यही बात है। और ओम प्रकाश, कॉमरेड ओम प्रकाश तभी जीत पाएंगे अगर इंदु शर्मा ज्यादा से ज्यादा वोट लेती है। बिल्कुल, तो इंदु शर्मा खेल बिगाड़ने वालों में है और मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत कम बार यहाँ पे सीट आई है। एक बार चौधरी देवीलाल के साथ वो तालमेल हुआ था, तब एक सीट आई थी, और एक सीट अभी शायद, देखो क्या है, 8 तारीख को जब ढोल खुलेगा तो उसमें पता चलेगा। लेकिन इस समय पे वो मुकाबले में है और इंदु शर्मा बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। बिल्कुल कुलदीप, क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और जितनी भी सीटें हुई हैं उस पर क्लोजिंग स्टेटमेंट। जितनी भी सीटों पे हमने बातचीत की है निर्दलीय, एक तो बात तय है कि निर्दलीय अब की बार जिसकी भी सरकार बनेगी उसमें अच्छी भागीदारी उनकी अगर थोड़ा नंबर ज़्यादा होता है, 5 से 7 की तरफ ये बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है कि सरकार बनाने में मदद करे। क्योंकि जिस तरीके से हम कांग्रेस का ग्राफ देख रहे थे, पहले काफ़ी ज़्यादा हाई था, अभी कुछ जब शैलजा वाला जो इशू हुआ, जिस तरीके से चर्चा हुई, तो थोड़ा सा स्टेबल स्टेट में आया, अभी थोड़ा सा अप स्टेट में लग रहा है। तो अगर बीजेपी को जरूरत पड़ी, अगर, हालांकि ऐसा तो बहुत वो लग रहा है, लेकिन अगर बीजेपी के 30+ एमएलए जीतते हैं, उसके बाद फिर बीजेपी निर्दलीय को अपने साथ लेने की सोचेगी। लेकिन अभी जो निर्दलीय है, मुझे लग रहा है कि अब की इस इलेक्शन से पहले शायद ही कभी निर्दलीयों के बारे में इतनी बातचीत हो रही है, और मुझे लग रहा है कि एक अच्छी भूमिका निभाएंगे निर्दलीय किसी की भी सरकार बनवाने में। जी सर, क्लोजिंग। जी बिल्कुल सही है।
निर्दलियों की भूमिका रहेगी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं वो शायद बहुत बड़ी संख्या में ना आए। और जैसा कि रुझान है हरियाणा में, कांग्रेस अपनी मेजॉरिटी की सीटें ला सकती है, और कांग्रेस की मेजॉरिटी की सीटें आएंगी तो निर्दलियों की भूमिका कोई बहुत ज़्यादा रहती नहीं है। वो उसी समय पे ज़्यादा पावरफुल है, उसी समय पे उनकी भूमिका ज़्यादा बढ़ती है जब हंग असेंबली बनती है। और बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि इस चुनाव को हम हंग असेंबली की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि बीजेपी अपने स्तर पे जीतने की स्थिति में नहीं है। तो इस बार का जो चुनाव है वो कांग्रेस वर्सेस ऑल का चुनाव बन गया है कि वो इनेलो से जीते, हलोपा से जीते, वो निर्दलीय जीते, वो बीजेपी से जीते, वो कहीं से जीत के आ जाए, अगर वो कांग्रेस से नहीं जीत रहे हैं तो वो बीजेपी के काम के लोग हैं। तो इसलिए बीजेपी इस कोशिश में है लगातार। उन्होंने अपने जो कैंडिडेट हैं उनको भी बहुतों को इस तरह से मैनेज किया है। और अगले आने वाले 2 दिनों में, इलेक्शन से 2 दिन पहले, हो सकता है कुछ ऐसी कॉल भी अंदर ही अंदर आ जाए कि फला आदमी जीत रहा है भाई, उसकी सपोर्ट कर दो। मतलब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, राजनीति में ऐसा होता है। तो ये मुझे लगता है। लेकिन निर्दलीय उसी स्थिति में किसी भूमिका में रहेंगे, बड़ी भूमिका में, जब वो हंग असेंबली बनेगी, जिसकी उम्मीद मुझे कम लग रही है इस समय पे। बिल्कुल। और जब तक ये पेपर पे नहीं आया था तब तक ये लग रहा था कि बहुत बड़ी संख्या में निर्दलीय जीत कर आएंगे, लेकिन जब हमने इस पर बैठकर 1 घंटा 2 घंटे लगाए तो ये समझ में आया कि ज्यादा संख्या में अकेले जीतेंगे नहीं, लेकिन खेल बहुतों का बिगाड़ेंगे। और ये खेल किसका बिगड़ेगा ये सब डिसाइड होगा जब वोट डलेगी 5 तारीख को, और 8 तारीख को पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन जीत रहा है। और कुछ ऐसी भी जगह जो खुल के आएंगी कि जहां पर सब थोड़े से आश्चर्य में रहेंगे कि यहाँ सीट तो ये सोचा ही नहीं था और यहाँ पर क्या हो गया। क्योंकि राजनीति है और ये हरियाणा का इलेक्शन है, 2024 का विधानसभा इलेक्शन है। इस बार कुछ अलग जरूर होगा और चौंकाने वाली चीजें जरूर आएंगी। देखते रहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी चर्चा कैसी लगी, निर्दलीय किसका खेल बिगाड़ सकते हैं, क्या बीजेपी की सरकार बनवाएंगे या कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे या अपने ही सरकार बनाकर कहां से जीतेंगे, ये देखना होगा। मेरा नाम सनी कौशिक है। झलको हरियाणा पर आप मेरे साथ जुड़े। कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको